हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में अम्ल और क्षार की अवधारणा के बारे में पिछली क्लास में देखे थे कि अम्ल और क्षार को समझाने के लिए 3 अवधारणाएं दी गई थी। पहला था आर्हेनियस की अवधारणा, दूसरा था ब्रांस्टेड और लारी की अवधारणा और तीसरा था लुईस की अवधारणा। तो इन तीनों अवधारणाओं को आज हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले है आर्हेनियस की अवधारणा। तो इस अवधारणा को आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था सन 1884 में, और इन्होंने आणविक सिद्धांत के आधार पर अम्ल और क्षार का व्याख्या किया था। इसलिए इस सिद्धांत को आर्हेनियस की अवधारणा बोला जाता है अम्ल और क्षार के लिए। तो जो आर्हेनियस थे उन्होंने अम्ल को परिभाषित किया। तो उन्होंने कहा कि अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में आयनित होकर के हाइड्रोजन आयन प्रदान करेंगे। माने भी किसी भी चीज़ को जब जल में घोलेंगे तो जल में घुलने के बाद वह आयनित होगा, और आयनित होकर के अगर वह हाइड्रोजन आयन देगा माने कि H+ आयन देगा तो वह अम्ल होगा। ये आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा है। तो उन्होंने देखा कि जो ऐसे अम्ल जो पूर्ण रूप से आयनित हो जा रहे थे जल में घोलने पे, उसको प्रबल अम्ल कहा गया, और जो जल में घोलने पे कम मात्रा में आयनित होते थे माने कि धन आयन और ऋण आयन में कम मात्रा में टूटते थे या फिर अवियोजित रूप में बचे हुए रहते थे, उसको दुर्बल अम्ल कहा गया। तो जो आर्हेनियस थे उनके अनुसार प्रबल अम्ल में HCl, HNO3, H2SO4 इन सबको रखा गया। तो इसके अनुसार जब HCl को जल में घोलेंगे तो यह 2 आयनों में टूट जाता है। धन आयन में H+ आयन बनेगा और ऋण आयन के रूप में Cl- आयन बनेगा। और यहाँ पे AQ लिखा है माने कि जलीय विलयन में ये आयन पाए जाएंगे एक्वा सॉल्यूशन में। इसी प्रकार जब H2SO4 को घोलेंगे जल में तो H+ आयन बनेगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2H+ आयन बना, और यहाँ पे SO4 2- आयन बनता है। तो ये भी एक प्रबल अम्ल है क्योंकि ये पूर्ण रूप से 2 भागों में बढ़ जाएंगे, धन आयन और ऋण आयन में। लेकिन जो जलीय विलयन में कम मात्रा में आयनित होते थे माने कि पूर्ण रूप से वियोजित नहीं हो पाते थे, अवियोजित रहते थे, उसको जो आर्हेनियस था उन्होंने दुर्बल अम्ल कहा। तो दुर्बल अम्ल का उदाहरण में एसिटिक एसिड जिसका सूत्र होता है CH3COOH, और कार्बोनिक अम्ल माने कि H2CO3, और फास्फोरिक अम्ल H3PO4, ये सब दुर्बल अम्ल में आते हैं। इनको जब यहाँ पे क्या करते हैं जल में घोला जाता है तो इसमें 2 प्रकार के आयन इसमें भी बनेगा, एक धन आयन और एक ऋण आयन। तो यहाँ पे एसिटेट आयन बनता है और H+ आयन इसमें भी मिल रहा है। तो ये H+ आयन दे रहा है और ये दोनों भी H+ आयन देते थे, इसलिए ये सब अम्ल होंगे। अब यहाँ पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है माने एक ही दिशा में होती है, क्योंकि ये पूरा टूट जाते हैं और 2 भाग में बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये टूटने के बाद 2 आयन बनाएगा, उसके बाद ये दोनों जुड़ करके फिर से इसको बनाने की संभावना रहती है, माने अवियोजित रूप में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि इसमें अवियोजित इधर बचा रहेगा उसको अवियोजित बोलेंगे, और इधर जो रहेगा उसको वियोजित बोलेंगे। दोनों के बीच में साम्य स्थापित रहता है, इसी को बोला जाता है आयनिक साम्य। तो ये एसिटेट आयन देगा एसिटिक एसिड, और H+ आयन देगा, और ये भी जलीय विलयन में माने कि एक्वा सॉल्यूशन में रहेंगे। इसी प्रकार H2CO3 जो है ये भी जब जल में घोलेंगे तो H+ आयन देगा और CO3 2- आयन देता है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए 2H+ लिखा है। तो ये भी अम्ल है लेकिन दुर्बल प्रकार का अम्ल है। ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब जो आर्हेनियस था उन्होंने बताया कि क्षार की परिभाषा। तो क्षार को उन्होंने बोला कि क्षार वे पदार्थ हैं
जो जलीय विलयन में OH- आयन प्रदान करते हैं। माने कि जो जल में घोलेंगे किसी पदार्थ को, तो अगर वह जल में घुलने के बाद OH- आयन देगा तो वह क्षार कहलाएगा। तो क्षारों का जो आयनन है अधिक होगा। जो ज़्यादा मात्रा में OH- आयन देंगे जल्दी से टूट करके उसको प्रबल क्षार बोलेंगे, और जिनका आयनन कम मात्रा में होगा, यहाँ पे लिखा है जिनका आयनन कम मात्रा में होगा या जो कम मात्रा में OH- आयन देंगे वे दुर्बल क्षार कहलाएंगे। तो यहाँ पे NaOH और KOH, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब जल में घोला जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से Na+ आयन माने सोडियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड का OH ऋण आयन के रूप में बनता है। तो यहाँ से इसको जब जल में घोलेंगे तो OH- आयन मिल रहा है, इसलिए यह एक क्षार है। और यहाँ पे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है एक ही दिशा में, तो ये पूर्ण रूप से आयनित होकर के 2 आयन बनाएगा। NaOH जितना भी डालेंगे सब टूट करके 2 ठो आयन बना देगा। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रहा है इसमें। तो NaOH जो है एक प्रबल प्रकार का क्षार है। इसी प्रकार जब KOH को जल में घोलते हैं तो इससे पोटेशियम आयन बनेगा, धन आयन प्लस OH ऋण आयन यहाँ पे बनता है। और ये सब जलीय विलयन में जाते हैं, इसलिए सब में AQ लिखा है जो एक्वा सॉल्यूशन को प्रदर्शित करता है। ये हो गया प्रबल अम्ल का। अब यहाँ पे प्रबल क्षार है ये। अब दुर्बल क्षार को देखेंगे तो दुर्बल क्षार में जो आयनन की मात्रा कम होगी, जिसके कारण इधर कुछ भाग बचा रहेगा जो अवियोजित भाग कहलाएगा, और जो टूट जाएगा वो वियोजित भाग कहलाएगा। तो दोनों के बीच में साम्य स्थापित होता है, आयनिक साम्य, इसलिए यहाँ पर इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाले चिन्ह से दर्शाते हैं दुर्बल वाले को। तो दुर्बल वाले में अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार है। इसको अगर जल में घोलेंगे तो अमोनियम धन आयन और हाइड्रोक्सी ऋण आयन देता है। ये भी OH- आयन दे रहा है, इसलिए एक क्षार है। अब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें 3 ठो OH है, OH ट्राइस है, तो यहाँ पे 3 ठो OH- आयन मिलेगा। और एल्यूमिनियम 3 के साथ जुड़ा है, इसलिए एल्यूमिनियम में 3+ चार्ज यहाँ पे आएगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी टूटकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसलिए यह भी एक क्षार है, लेकिन यह भी दुर्बल क्षार होगा। यह हो गया आर्हेनियस के अनुसार क्षार की परिभाषा और उसका उदाहरण। अब जो आर्हेनियस थे उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन बनता है अम्ल और क्षार वाले रिएक्शन में, तो उसको समझाने के लिए उन्होंने जल का उदाहरण लिया और बताया कि जो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन है ये क्या होता है। तो जब अम्ल को जल में घोलेंगे तो क्या देता है, H+ आयन देगा। तो जो ये H+ आयन रहता है एक प्रोटॉन होता है, माने कि जो H+ आयन है उसके नाभिक में केवल प्रोटॉन पाया जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए इसकी जो त्रिज्या है वह कम पाई जाएगी। 10⁻15 के बराबर, 10⁻15 मीटर के बराबर इसकी त्रिज्या रहती है। जब इसमें तीव्र विद्युत क्षेत्र भी पाया जाता है, इसलिए जो H+ आयन है इसको जब अम्ल को जल में घोले हैं तो H+ आयन मिला है। तो जो H+ आयन है वह प्रोटॉन है और विद्युत क्षेत्र वाला है, इसलिए क्या करेगा, ये जब भी जल में बन करके तैयार होगा H+ आयन, तो ये अकेले नहीं रह पाएगा, और अकेले नहीं रहता है इसलिए ये क्या करेगा, पानी के अणु के साथ एक प्रकार का बंध बना लेता है। तो जो पानी के अणु में ऑक्सीजन रहेगा उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं, उसको यह H+ आयन ले लेता है और एक आयन बनाता है जो हाइड्रोनियम आयन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये H2O है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर 2 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब इसको अम्ल के H+ के संपर्क में आता है पानी,
तो इसमें का जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है H+ आयन के पास चला जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जो H2O था ये हो जाएगा H3O और इसका प्लस के कारण इसमें प्लस चार्ज आ जाता है। तो यही जो है H3O+ यही कहलाएगा हाइड्रोनियम आयन। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे गया है तो ये डोनेट कर रहा है, जो एरो के चिन्ह से दर्शाते हैं। जिधर तीर का नुकीला वाला सिरा है उस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा और जिधर इसका पिछला सिरा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, ये यहाँ में प्रदर्शित होगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन की संरचना है और यही है हाइड्रोनियम आयन। अब यहाँ पे जो आधुनिक खोज हुआ उन्होंने बताया कि जो H+ है जलीय विलयन में पानी के 4 अणुओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है और देखो जल में घोले हैं अम्ल को तो जो H+ आयन बनेगा बहुत सारे जल के अणु के साथ घिरा हुआ रहता है। तो जो खोज किया गया है उसके आधार पर पता चला है कि जो 4 ठो जल के अणु के साथ में 1 ठो H+ आयन घिरा रहता है और संगुणित होकर के H9O4+ आयन के रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो H है ये वाला H, एक H2O इधर हो गया, ये दूसरा H2O, तीसरा H2O, 4 H2O। एक जो हाइड्रोजन है 4 ठो H2O के साथ घिरा रहता है और H9O4+ स्पीसीज के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो H5O3- के रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो H+ है चतुष्फलकीय संरचना रहता है और पानी के 4 अणु से घिरा हुआ रहता है। इसलिए जब प्रोटॉन को H3O+ के रूप में दर्शाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? जलयोजन की क्रिया कहते हैं। यहाँ पे H+ आयन जल से घिरा रहता है तो ये दोनों जो क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं इसी क्रिया को हाइड्रेशन की क्रिया या फिर जलयोजन की क्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति इन सब की पाई जाती है। जब इन सब के रूप में पाया जाएगा तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति के रूप में पाया जाता है। ये हो गया आर्हेनियस के अनुसार अम्ल और क्षार। अब जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो उसको उदासीनीकरण की क्रिया बोलते हैं, क्योंकि जो अम्ल है वह क्षार के साथ रिएक्शन करके उदासीन विलयन बनाता है या फिर जो क्षार है वह अम्ल के साथ रिएक्शन करके उदासीन विलयन बनाएगा। तो जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो उसी को उदासीनीकरण बोला जाता है। तो जो आर्हेनियस था उन्होंने अपनी धारणा के अनुसार बताया कि जो अम्ल व क्षार का उदासीनीकरण किस कारण से होता है। देखो अम्ल से H+ आयन मिलता है और क्षार से क्या मिलेगा? OH- आयन मिलता है। तो जो उदासीनीकरण की क्रिया है वह अम्ल के H+ और क्षार के OH- आयन के बीच की क्रिया होती है। ऐसा इन्होंने आर्हेनियस ने बताया था। जैसे कि HCl है तो ये H+ आयन देता है और Cl- आयन देता है, और जो NaOH है वह Na+ और OH- आयन देता है। तो देखो अम्ल से H+ निकला और यह क्षार है, क्षार से OH- आयन निकला। तो इसमें का H+ और इसमें का OH- आयन आपस में रिएक्शन करेंगे तो H2O फिर से बन रहा है। तो जो H2O है वो L लिखा हमारे लिक्विड है, उदासीन रूप में रहता है, और ये अम्लीय है और ये क्षारीय है। दोनों क्रिया करके उदासीन जलीय अवस्था में H2O का निर्माण करते हैं। तो यही जो क्रिया है क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे जो आर्हेनियस का सिद्धांत यहाँ पे कंप्लीट होता है, इस सिद्धांत की कुछ सीमाएं दी गई है। तो इसमें सबसे पहला है कि H+ और OH आयन का स्वभाव। तो आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो H+ आयन देते हैं, लेकिन जो क्षार हैं वह जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। ऐसा आर्हेनियस ने बताया था
लेकिन जो H+ और OH- आयन है ये जब निकलेंगे अम्ल और क्षार से तो मुक्त रूप में नहीं रह सकते हैं और जल के अणु के साथ जलयोजित होकर के क्या बनाएंगे, जल में जाते हैं और जल में घुल करके AQ एक्वा विलयन के रूप में रहते हैं और जो क्षार हैं वह OH यहाँ पे OH- AQ के रूप में ये भी रहता है। तो AQ नहीं होना चाहिए आर्हेनियस के अनुसार, लेकिन यहाँ पे जलीय विलयन में ही रहते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में ही रहते हैं, इसलिए इनका जो स्वभाव है वो जलीय विलयन के समान रहेगा, इसलिए इसको सीमा में रखा गया है। दूसरा है सीमित क्षेत्र। तो जो आर्हेनियस की धारणा है उसके अनुसार अम्ल और क्षार को समझाया गया और बताया गया कि H+ और OH- आयन उत्पन्न करेंगे, लेकिन जो अजलीय विलयन रहेगा, देखो जलीय विलयन में केवल बताया गया है आर्हेनियस में, तो जो अजलीय विलयन है उनका अम्लीय और क्षारीय गुण को जो आर्हेनियस का सिद्धांत है उनके द्वारा नहीं समझाया जा सका। जैसे कि जो सोडामाइड है, सोडामाइड का सूत्र होता है NaNH2 और द्रव अमोनिया में यह प्रबल क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो जो सोडामाइड है वो जलीय विलयन में गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन द्रव अमोनिया में प्रबल क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। तो इसको भी नहीं समझाया जा सका आर्हेनियस की धारणा के अनुसार पे। और जो अम्लों को उदासीन करने का गुण सोडामाइड रखता है, उसी प्रकार फिनाप्थलीन के साथ गुलाबी कलर भी शो करेगा सोडामाइड। और विलयन में जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के समान OH- आयन नहीं देता है। तो ये एक क्षार है लेकिन OH- आयन नहीं देता है। तो यहाँ पे जो आर्हेनियस का सिद्धांत है वह इसको नहीं समझा पाया, जिसके कारण इसकी सीमा में इसको रखा गया है। और HCl जो है गैसीय अवस्था में भी अम्ल होता है, लेकिन आर्हेनियस के सिद्धांत में क्या बोला गया था, केवल जलीय विलयन में अम्ल होगा। इसलिए इसके बाद जो दूसरा सिद्धांत आगे आएगा। अब ये जो क्षार है और ये अम्ल है, ये दोनों क्रिया करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, जो अजलीय विलयन में यह रिएक्शन होता है। और इसने बताया था कि केवल जलीय विलयन में अम्ल और क्षार का गुण प्रदर्शित होगा। तीसरी इसकी सीमा है कि जो कुछ पदार्थों के अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं कर पाया। जो आर्हेनियस था उन्होंने बहुत सारे पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, H+ आयन नहीं देते हैं, जिसके कारण इनके अम्लीय व्यवहार को प्रदर्शित नहीं कर सका। माने कि ये सब CO2 SO2 क्या है, अम्ल है, लेकिन H+ आयन नहीं देते हैं, तो इनको यह नहीं समझा पाया। इसी प्रकार से जो क्षार में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट OH- आयन नहीं देते थे, इसलिए इसको भी यह नहीं समझा सका। इसलिए इसमें जो है क्षार की तरह व्यवहार करेगा कि नहीं, इसको आर्हेनियस के आधार पे नहीं बताया जा सका। ये इसकी सीमा थी। जैसे कि CO2 + H2O ये आपस में रिएक्शन करेगा तो ये CO3 आयन +2H+ आयन देता है। जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से H+ आयन निकल रहा है तो ये अम्ल होगा। इसी प्रकार से जो अमोनिया है वाटर से रिएक्शन करके OH- आयन निकाल रहा है तो ये क्षार होगा। तो इन सब को आर्हेनियस के सिद्धांत में डायरेक्ट रूप से नहीं बताया गया था, इसलिए इसकी सीमा में इन सब को रखा गया है। अब दूसरा सिद्धांत देखेंगे अम्ल और क्षार का, तो उसमें आता है ब्रास्टैंड लारी का सिद्धांत। तो जो ब्रास्टैंड और लारी थे, इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा को प्रोटॉन के आधार पर देता है। इसके अनुसार माने ब्रास्टैंड और लारी के अनुसार जो अम्ल होगा वह प्रोटॉन दाता, माने कि प्रोटॉन किसको बोलेंगे, H+ आयन को प्रोटॉन बोलेंगे। तो हाइड्रोजन आयन दाता जो रहेगा, दान करने वाला जो रहेगा वो अम्ल कहलाएगा। और जो प्रोटॉन ग्राही माने कि जो H+ आयन को क्या करेगा,
ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। यह ब्रास्टन और लारी के सिद्धांत के अनुसार था। तो इसमें जो HCl है ये जब H2O के साथ रिएक्शन करता है तो देखो ये H+ और Cl- में टूटेगा। तो जो HCl है H+ को दान करेगा अपने पास है तो ये अम्ल हो जाएगा। और H2O है ये जो दान करेगा H+ उसी को H2O ग्रहण कर लेगा तो ये प्रोटॉन ग्राही हो जाएगा। तो जो H2O है यहाँ पे क्षार का काम करेगा और HCl है अम्ल का काम करेगा। तो ये था ब्रास्टन और लारी का सिद्धांत। तो इसमें का जब H+ इसमें आके जुड़ेगा ये दान करेगा तो ये ग्रहण कर लेगा। अब ये ग्रहण किया तो ये H3O+ बन गया और ये दान कर रहा है तो इसके पास बस Cl- बचेगा। तो ये अम्ल है और ये क्षार है। उसके बाद इस उदाहरण में इसी को बताया है कि H+ HCl जो है प्रोटॉन दान करता है जिसके कारण अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा और H2O प्रोटॉन को ग्रहण करता है जिसके कारण यह क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अगर इसकी विपरीत प्रकार से रिएक्शन कराएंगे, माने एक तरफ तो ये रिएक्शन हुआ, अब इन दोनों को देखेंगे तो ये रिएक्शन करके फिर से ये दोनों का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे जो Cl- है इसमें से H+ को फिर ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पे Cl- क्षार हो जाएगा और H3O+ जो है प्रोटॉन यहाँ पे दान कर सकता है तो H3O+ फिर से यहाँ पे अम्ल बन जाएगा। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यहाँ पे ये अम्ल है और ये क्षार है और यहाँ पे ये अम्ल है और ये क्षार है। तो ये हो गया ब्रास्टन और लारी का सिद्धांत। और इस सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है उसको बताया गया है कि जो अम्ल क्षार की अभिक्रिया में प्रोटॉन का जो स्थानांतरण होता है, माने प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, तो अम्ल दान करता है, दाता है, और जो क्षार है वह ग्रहण करेगा। तो जो H+ आयन है वह अम्ल से निकलकर क्षार की ओर जाता है। तो इस सिद्धांत को प्रोटॉन के स्थानांतरण का सिद्धांत भी कहा गया है। इसमें बताया गया है कि केवल अणु ही नहीं बल्कि आयन भी अम्ल और क्षार के जैसे व्यवहार करते हैं। देखो यहाँ पे HCl और H2O को अणु था, मॉलिक्यूल था। अब यहाँ पे NH4+, ये प्लस है तो धन आयन है, ये भी धन आयन है H3O+। तो जो आयन रहते हैं वो भी अम्ल और क्षार के समान व्यवहार करते हैं। यहाँ पे NH4+, ये H+ आयन दान कर सकता है तो अम्ल है और ये ग्रहण करेगा H+ आयन तो H2- क्षार रहेगा। यहाँ पे जो H3O है अम्ल के समान काम करेगा और ये H+ आयन को ग्रहण करेगा तो ये क्षार के समान व्यवहार करेगा। तो जो CO3 है ये प्रोटॉन यहाँ से ग्रहण करेगा और HCO3- आयन बनाएगा। इसी प्रकार यहाँ से H+ आयन जो दान करेगा अमोनियम आयन, उसको H2- आयन ग्रहण करेगा और HS- आयन बनाएगा। तो यह था ब्रास्टन और लारी का सिद्धांत, जिन्होंने बताया कि जो अम्ल है उसको प्रोटॉन दाता की तरह काम करने के लिए प्रोटॉन ग्रहण करने वाले क्षार की उपस्थिति होना जरूरी है। यहाँ पे जो ये अम्ल के जैसे काम कर रहा है तो तभी काम करेगा जब ये जो हाइड्रोजन दान कर रहा है उसको लेने के लिए कोई क्षार वहाँ पे उपस्थित होगा। माने कि जब इसके साथ कोई क्षार इसके संपर्क में रहेगा तभी ये अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा। ये ब्रास्टन और लारी ने बताया था। उसके बाद इसी सिद्धांत में आगे दिया गया है, इसका अगर उदाहरण देखेंगे तो जो एसिटिक एसिड है वह HCl है। दोनों जो पानी में किसके समान व्यवहार करेंगे, अम्ल के समान व्यवहार करते हैं आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार। लेकिन बेंजीन में ये अम्ल के समान व्यवहार नहीं करते हैं क्योंकि जो बेंजीन है उसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो अम्ल है एसिटिक एसिड और H2O क्षार के समान यहाँ पे काम करेगा और इसके H+ आयन को ले लेगा।
और H3O प्लस आयन बनाएगा और ये एसीटेट आयन बनाएगा, H प्लस को दान कर देगा। तो ये जो है पानी में अम्लक समान व्यवहार करता है और HCl है ये भी पानी में अम्लक समान व्यवहार करेगा। तो इसका जो H प्लस है ये लेकर के H3O प्लस बनाया और इसका Cl माइनस निकल गया। अब बेंजीन के साथ जब इसी HCl को रिएक्शन कराएंगे तो बेंजीन इसके H प्लस आयन को लेने में सक्षम नहीं रहता है, नहीं ले पाता है इसका H प्लस को, जिसके कारण बेंजीन के विलयन में जब HCl को डालेंगे तो यहाँ पे ये अम्ल के समान व्यवहार नहीं करता है, माने कि यहाँ पे कोई क्रिया नहीं होती है। अब इसमें इसी सिद्धांत में आगे बताया था कि अणु और आयन अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं, माने अलग अलग दशा में जो उभयधर्मी के समान भी काम करेगा। जैसे कोई पदार्थ अलग अलग स्थिति में, एक स्थिति में अम्ल के समान कार्य काम करेगा एक ही पदार्थ, और दूसरी स्थिति में क्षार के समान काम करेगा। तो वह पदार्थ जो दोनों के समान काम करता है उसको उभयधर्मी पदार्थ या फिर एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो अमोनिया है ये क्षार है और H2O अम्ल है। अब अमोनिया इसके H प्लस को लेगा तो यहाँ पे NH4 हो जाएगा, NH3 से इसके H प्लस को लेके NH4 हो गया, तो यहाँ पे ये अम्ल बन गया और H2O जो था वह यहाँ पे H प्लस आयन देने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे H प्लस आयन दे रहा है तो ये अम्ल है और यहाँ OH माइनस आयन बचेगा। जब H प्लस आयन दे देगा तो OH माइनस आयन बचा तो ये क्षार हो गया। तो इस वाले अभिक्रिया में इस साइड H2O जो है अम्ल का काम किया है। अब दूसरी अभिक्रिया में देखते हैं HCl के साथ जब H2O रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे ये H प्लस आयन तो दे सकता है लेकिन ये उसको नहीं ले पाएगा, लेकिन जब HCl H प्लस आयन दे देगा तो H2O उसको ले सकता है। तो जो HCl है H प्लस आयन यहाँ पे दान करके अम्ल कहलाएगा और H2O इसके H प्लस को लेकर के क्षार बन जाएगा। तो इन दोनों रिएक्शन में H2O पहले वाले में अम्ल था और H2O दूसरे वाले में क्षार था। तो जो H2O है यह उभयधर्मी पदार्थ या एम्फिटेरिक सब्सटेंस कहलाता है क्योंकि यह अम्ल और क्षार दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे प्रोटिक विलयन उसको बोलेंगे उभयधर्मी प्रोटिक विलयन, इसी को बोलेंगे जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों के समान व्यवहार प्रदर्शित करेगा जैसे कि जल। अब अगला देखते हैं कि अम्ल और क्षार की जब तुलना करेंगे तो दो अम्ल को जब मिलाते हैं तो दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल की तुलना में क्षार की भांति व्यवहार करेगा। देखो अब दो ठो अम्ल को ही एक साथ रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में देखेंगे कि दोनों H प्लस आयन देने की शक्ति रखते हैं, लेकिन जो प्रबल अम्ल रहेगा ज़्यादा मात्रा में H प्लस आयन देगा उसको अम्ल बोलेंगे और जो दुर्बल अम्ल रहेगा उसको वहाँ पे क्षार के समान व्यवहार करेगा। तो यहाँ पे जो HClO4 है ये H प्लस आयन दे सकता है और H2SO4 भी H प्लस आयन दे सकता है, लेकिन ये ज़्यादा प्रबलता से H प्लस आयन जल्दी दान करेगा इसलिए ये अम्ल हो जाएगा और ये यहाँ पे क्षार के समान व्यवहार करेगा। तो इसका H प्लस को लेकर के ये H3SO4 बनाएगा और यहाँ से H प्लस आयन निकल जाएगा तो ClO4 माइनस ही बचेगा। इसी प्रकार इन दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो ये दुर्बल है तो ये क्षार के समान व्यवहार करेगा तो H प्लस आयन को ग्रहण कर लेगा और H2SO4 क्या करेगा H प्लस आयन दान करके अम्ल के समान यहाँ पे व्यवहार करेगा। इस प्रकार से उसको नापा जाता है कि कौन प्रबल है और कौन दुर्बल है, उसके आधार पे क्या व्यवहार करेगा। अब देखते हैं संयुग्मी अम्ल तथा क्षार। तो जो संयुग्मी अम्ल और क्षार किसको बोलेंगे? अम्ल और क्षार का कब जब क्या करते हैं
एक जोड़ी लेते हैं, एक ठो अम्ल लेंगे और एक ठो क्षार लेंगे, तो जो केवल प्रोटॉन के कारण अलग रहता है और संयुग्मी जोड़ा कहलाता है। देखो, एक अम्ल देखेंगे और एक ठो क्षार देखेंगे और दोनों अम्ल और क्षार में क्या का अंतर होना चाहिए? केवल एक प्रोटॉन का अंतर होना चाहिए। तो वे दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? संयुग्मी जोड़ा कहलाएंगे। और इस प्रकार जो अम्ल रहेगा वह प्रोटॉन त्यागने के बाद उसका जो भी भाग शेष बचेगा वह क्या कहलाएगा? संयुग्मी क्षार कहलाएगा। और वह प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण क्षार होता है। और जो अम्ल और क्षार को एक संयुग्मी जोड़ी के रूप में यहाँ पे देखेंगे। तो जो संयुग्मी अम्ल है वह संयुग्मी क्षार के बराबर होगा, लेकिन इन दोनों में किसका अंतर होगा? केवल H+ आयन का अंतर होगा। माने संयुग्मी क्षार H+ आयन को ग्रहण करेगा और संयुग्मी अम्ल H+ आयन को दान करेगा। तो इन दोनों में की जोड़ी को संयुग्मी जोड़ा बोलेंगे और इन दोनों में केवल H+ आयन का अंतर रहता है। तो अम्ल द्वारा प्रोटॉन दान करने से संयुग्मी क्षार बनता है और क्षार द्वारा प्रोटॉन को ग्रहण करने से संयुग्मी अम्ल बनेगा। यहाँ पे HCl है, ये H+ को दान करेगा तो क्या बचेगा? Cl- बचेगा, यहाँ पे बचा है। तो ये अम्ल है और ये क्षार है, तो HCl और Cl- क्या कहलाएंगे? संयुग्मी जोड़ा कहलाएंगे। यहाँ पे HCl और Cl- में केवल एक ठो हाइड्रोजन का अंतर है, इसलिए ये दोनों संयुग्मी जोड़ा कहलाएंगे। इसी प्रकार जो H2O है इसके प्रोटॉन को ग्रहण करेगा तो H3O बनाएगा। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? एक ही प्रोटॉन का अंतर है, तो ये दोनों भी संयुग्मी जोड़ा और संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे और बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है, इसको देख लेना। अब दिया है कि जो आर्हेनियस और ब्रांस्टन लारी की अवधारणा के बीच में संबंध, तो इन दोनों की जो सिद्धांत है उसको अभी हम लोग देख चुके। अब दोनों के बीच में संबंध को बताया गया है। अम्ल जो है दोनों के अनुसार प्रोटॉन दान करने वाला क्या होगा? अम्ल होगा। तो HCl एक अम्ल है, ये दोनों के अवधारणा से स्पष्ट हुआ है क्योंकि दोनों में इसको उदाहरण के रूप में लिया गया है। तो आर्हेनियस अम्ल जो है ब्रांस्टन अम्ल भी होते हैं और सभी ब्रांस्टन क्षार आर्हेनियस क्षार नहीं होंगे, क्योंकि जो आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे होते हैं जो कि OH- आयन खत्म करते हैं। माने कि जो आर्हेनियस और ब्रांस्टन में अम्ल एक समान है, लेकिन क्षार जो है दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो ये हो गया दोनों में संबंध। अब देखेंगे कि ब्रांस्टन लारी धारणा की सीमाएं। अब यहाँ पे ब्रांस्टन और लारी का जो सिद्धांत था उसकी सीमा में दिया गया है कि जो AlCl3, ApCl3 और BF3 इन सब को अम्लीय स्वभाव पाया जाता है इन सब में, लेकिन जो ब्रांस्टन लारी सिद्धांत है उसके अनुसार इन सब को नहीं समझा पाया, क्योंकि इन सब में H+ आयन दान करने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि इनके पास H+ आयन नहीं है, तो ये इसके द्वारा नहीं समझा सका। दूसरा है कि जो अम्लीय ऑक्साइड की अभिक्रिया है उसको यह नहीं समझा पाया, क्योंकि CO2, SO2, NO2 ये सब क्या है? ऑक्साइड हैं, कार्बन के, सल्फर के और नाइट्रोजन के। तो इन सभी की जो अम्लीय प्रकृति होती है उसको समझाने में यह सिद्धांत सफल नहीं हुआ। और क्षारीय ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इन सब को भी नहीं बता पाया। इसकी जो परिभाषा है वह अप्रोटॉनिक विलयन की क्रिया को नहीं समझा पाया। माने जिसके पास H+ आयन था उसी को केवल समझाया तो उसको प्रोटॉनिक बोलते थे, लेकिन जिसके पास H+ आयन नहीं था माने अप्रोटॉनिक था उसके बारे में यह नहीं समझा सका। जैसे कि Ca, CO,
Cl2, SO2, N2O4 इन सब के बारे में इसमें कोई जानकारी नहीं मिली। और विलायक माने कि जैसे जल विलायक था यहाँ पे, क्योंकि उसके पास H+ आयन था, लेकिन जिस विलायक के पास H+ आयन नहीं था उसके बारे में यह सिद्धांत बताने में असमर्थ था। उसके बाद देखेंगे आगे अम्ल और क्षार की लुईस धारणा। तो जो लुईस थे उन्होंने इन दोनों सिद्धांत के बाद अपना अम्ल और क्षार का सिद्धांत दिया। तो उन्होंने बताया कि जो ब्रास्टन और लारी के अनुसार जो भी सिद्धांत था उसको पहले बताया गया था। अब जो लुईस थे उन्होंने अम्ल और क्षार के सिद्धांत अपना 1923 में दिया, और लुईस का पूरा नाम था G.N. लुईस। तो इन्होंने अम्ल और क्षार को जब व्यापक रूप से समझाया, माने विस्तृत क्षेत्र में केवल H+ या OH- के आधार पर नहीं, बल्कि विस्तृत रूप से इसको समझाने का प्रयास किया, और इनकी जो धारणा है उसको इलेक्ट्रॉनिक धारणा भी कहा जाता है। तो अम्ल और क्षार के लिए लुईस ने बताया कि क्षार वे स्पीसीज होंगे। अब स्पीसीज में उदासीन भी हो सकता है और आवेश वाला भी हो सकता है, जैसे धन आवेश, ऋण आवेश इस टाइप से भी रहेगा, और उदासीन जैसे कि H2O, HCl, HNO3 इस टाइप से भी रह सकता है। वे स्पीसीज जो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान माने प्रदान करेंगे या दान कर सके, क्षार कहलाएगा। और अम्ल क्या होगा, वे स्पीसीज जो ये भी अम्ल भी कुछ भी हो सकता है, उदासीन भी, आवेश वाला भी, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करे, वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। माने कि इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदाता माने जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा वो क्षार कहलाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा वह अम्ल कहलाएगा। यह था लुईस का सिद्धांत। तो यहाँ पे ए और बी लिया है, तो बी के पास देखो यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और ए के पास नहीं है, तो बी इसको दान कर रहा है ए को, यहाँ से उठ करके इधर आ रहा है, तो ये ग्रहण कर रहा है, तो जो ग्राही होगा वो अम्ल होगा, तो ये लुईस अम्ल कहलाएगा। और जो बी है ये दान कर रहा है, तो ये लुईस क्षार कहलाएगा। और यह दोनों आपस में जुड़ करके यहाँ पे दान कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण दोनों के बीच एक बंध बन करके यहाँ पे प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से BF3 और NH3 के बीच भी क्रिया होती है। यहाँ पे जो अमोनिया है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, और BF3 के पास खाली ऑर्बिटल रहता है, तो इसका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दान करेगा, तो ये क्षार हो जाएगा। दान कर रहा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म तो, और ये ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लुईस अम्ल होगा। और दोनों मिल करके एडक्ट या फिर लवण का निर्माण करेंगे, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन दान करेंगे वहाँ से तीर को शुरू करके जिधर जाएगा उस तरफ एरो का चिन्ह इसमें लगाते हैं, और बड़े वाले ब्रैकेट से इसको बंद किया है। इसी प्रकार से जो अमोनिया है और H+ आयन की क्रिया, ये भी अम्ल और क्षार की क्रिया है। यहाँ पे जो अमोनिया है लुईस क्षार है, और H+ आयन क्या है, लुईस अम्ल के समान काम करेगा। और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच की क्रिया, इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का जो कैल्शियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, तो लुईस क्षार कहलाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये लुईस अम्ल का काम करेगा। तो इस प्रकार से जो लुईस ने अम्ल और क्षार को बताया था। अब लुईस क्षार के जो प्रकार हैं इसमें बताया गया है कि 2 प्रकार से होते हैं। पहला उदासीन अणु, उदासीन में किसी प्रकार का धन आयन ऋण आयन नहीं रहेगा, और क्षार है तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में रहता है। जैसे ये सब है, NH3 में 2 लोन पेयर है, RNH2, ROH, H2O, ROR, ये सब लुईस क्षार हैं। इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं है, तो ये उदासीन कहलाएगा। अब ऋण आवेशित में देखेंगे
तो F माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस, ये सब में ऋण आवेश है। तो ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए ये क्षार हैं और ऋण आवेशित हैं। अब जो लुईस अम्ल देखेंगे तो अम्ल जो है 4 प्रकार के होते हैं जिनका अष्टक पूरा नहीं होगा। वे अणु जिनका अष्टक पूरा नहीं हुआ रहता है, जैसे कि ये सब। इसमें जब केंद्रीय परमाणु को देखेंगे तो इसमें आयरन केंद्रीय परमाणु है, केंद्र में रहेगा। इसमें एल्यूमिनियम और इसमें बोरान। इन सब में देखो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी से देखना, बाह्यतम ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसमें एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है और इसमें भी बोरान में 3 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जिसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ रहेगा केंद्रीय परमाणु का, वह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है इसके बाह्यतम कोश में 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यहाँ पे अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किया है, इसलिए ये लुईस अम्ल है और ये दान कर रहे हैं तो ये लुईस क्षार है। इन सब में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के चारों ओर, बोरान के चारों ओर और आयरन के चारों ओर। तो ये सब अपना अष्टक पूरा करने के लिए लुईस अम्ल के समान व्यवहार करेंगे। उसके बाद धन आयन, जिसमें भी धन आयन पाया जाएगा, धन आयन माने कि इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान करने पर ही धन आयन आता है। तो जिसमें भी धन आयन पाया जाएगा वह लुईस अम्ल के समान व्यवहार करेंगे। उसके बाद आता है केंद्रीय परमाणु में, जिसमें D कक्षक खाली रहेगा, जैसे कि SnCl4, SiCl4। इन सभी में जो केंद्रीय परमाणु है, जैसे इसमें SN, स्टेनस, इसमें सिलिकॉन, ये सब केंद्रीय परमाणु हैं। अब इसमें D ऑर्बिटल के हैं या P ऑर्बिटल के हैं, तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु हैं उसमें बाह्यतम कक्ष का अगर विस्तार करेंगे तो D कक्षक में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये भी लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं और ये इस प्रकार से संकुल यौगिक का निर्माण करेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके। उसके बाद अगला जो आता है उसमें, जिसमें विद्युत ऋणात्मक वाले अणु बहुबंध द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, माने जो विद्युत ऋणात्मक रहेगा, जैसे कि OH माइनस आयन, तो क्या करेंगे, बहुबंध के द्वारा आपस में जुड़े रहेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है कार्बन से अधिक होता है। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होगा, जिसके कारण ये बहुबंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ पे अब लुईस धारणा की सीमाएं दिया गया है। तो लुईस धारणा की सीमा में HCl, H2SO4 और HNO3 में इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन ये अम्ल है, तो इसको लुईस धारणा के अनुसार नहीं समझाया जा सका, क्योंकि ये सब H+ आयन वाले हैं। आर्हेनियस और ब्रांस्टेड अम्ल की ब्रांस्टेड धारणा अम्ल क्षारों की प्रबलता को बताए। जो लुईस था इसने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में नहीं बताया, लेकिन आर्हेनियस और ब्रांस्टेड धारणा में बताया गया था। उदासीनीकरण की जो प्रक्रम है वह तीव्र होता है, किंतु उपसहसंयोजी बंध का जो बनना है वह धीमे धीमे होता है। इसको भी लुईस धारणा में नहीं बताया जा सका। इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिटल में जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसको डॉट डॉट या क्रॉस क्रॉस करके समझाया गया है इसमें। तो इसको बना के देखना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिख करके। तो ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए यहाँ पे 6 ठो क्रॉस लगाया है। ऑक्सीजन में भी 6 ठो रहता है तो 6 ठो, और जो फ्लोरीन है उसमें 7 ठो इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिटल में रहता है, तो यहाँ पे 7 ठो डॉट को बताया है, और माइनस चार्ज है इसलिए यहाँ पे 8 ठो इलेक्ट्रॉन दर्शाया है। तो इस सब को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखना है। उसके बाद इसके आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।
इसमें सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले निकालना, उसके बाद समझ में आएगा। और लुईस सिद्धांत को पढ़ना है।